प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं तुम्हें डॉक्टर आनंद यादव द्वारा रचित जूझ शीर्षक कहानी के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह कहानी उनके द्वारा रचित आत्मकथात्मक उपन्यास जूझ का एक अंग है। यह एक किशोर के भोगे हुए ग्रामीण जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग ग्रामीण परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवन गाथा है। इसमें जीवन के संघर्षों का अत्यंत मर्मस्पर्शी वर्णन यहाँ किया गया है। आइए अब मैं आपको इस पाठ के एक बच्चे की कहानी, एक किशोर बच्चे की कहानी के विषय में बताने जा रहा हूँ। सुने। जकाते एक ग्रामीण किशोर है, जैसे स्कूल में आनंदा नाम दिया जाता है। उसका मन पाठशाला जाने के लिए बहुत तड़पता है, लेकिन उसमें अपने पिता से यह कहने की हिम्मत नहीं होती, यह कहने का साहस नहीं होता कि मैं पढ़ने जाऊंगा। दादा, जो ये शब्द आया दादा, ये एक पिता के लिए संबोधन, पिता को पुकारने वाला संबोधन शब्द है। तो दादा की पिटाई से जकाते को डर लगता है। उसे लगता है कि जन्म भर खेत में काम करने से हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। वह मानता है कि थोड़ा पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में होंगे तो कुछ कारोबार, कुछ काम भी किया जा सकेगा। दिवाली के बाद उसे दादा के साथ महीने भर ईख पेरने के लिए कोहलू चलाना पड़ता है। उसके दादा का मानना है कि जल्दी कोहलू चलाने से ईख की अच्छी कीमत मिल जाती है। दादा की समझ है कि ईख से गुड़ अधिक निकालने की अपेक्षा भाव अधिक मिलना चाहिए। अतः उनका कोहलू गांव में सबसे पहले शुरू होता था। आगे सुनो बच्चों। जकाते को पढ़ाई का अधूरापन कचोटता है। उसकी पढ़ाई की इच्छा बार बार जगती है कि मैं जीवन में पढ़ूं, कुछ आगे बढ़ूं। परंतु क्या है, उसके जो दादा हैं अर्थात पिता ने अपने स्वार्थों के कारण उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसे खेत के काम में लगा दिया था। एक दिन उसने कंडे थाप दी। कंडे को हम उपले भी कह सकते हैं। तो उपले थापती अपनी माँ से पढ़ने की बात छेड़ दी। माँ ने भी अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। फिर भी उसने तर्क दिया कि अब खेत के सभी काम हो गए हैं, अब कुछ भी करना नहीं रह गया है। उसने अपनी माँ से जिद करके कहा कि वह दत्ताराव देसाई से उसके पढ़ने के बारे में बात छेड़े, उनसे बात करे। आगे धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। रात के समय माँ बेटा दोनों दत्ताजी राव देसाई से मिलने उनके घर पहुंचते हैं और उन्हें जो पूरी बात है वो बताते हैं। उन्होंने बताया कि इसका जो दादा है, इसका पिता सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, व्यतीत कर देता है। खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है वह। माँ ने देसाई को बताया कि जकाता के दादा को सारे गांव में आज़ादी से घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने अपने बेटे का पढ़ना बंद करवाकर खेती में जोत दिया है।
देसाई ने उनकी बातें ध्यान से सुनकर कहा कि अपने दादा को उसके पास भेज देना कि अब घर जाओ, और जब तुम्हारा दादा आए तो उसे बोल देना कि देसाई सरकार ने उसे बुलाया है। बच्चों, दत्ताजी राव देसाई एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति थे। दादा उन्हें मना नहीं कर सकते थे। आनंदा का दादा रात को देसाई जी से मिलने गया। आनंदा का जो दादा, जो पिता है, रात को ही देसाई जी से मिलने गया। वहाँ पर देसाई जी ने उसकी खूब मजाई की, उसे खूब खरी खोटी सुनाई। आनंदा भी वहाँ पहुँच गया। देसाई जी ने उससे पूछा कि तू कौन सी में पढ़ता है रे छोरे। उसने बताया कि वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था, किंतु दादा के मना करने के बाद अब वो स्कूल नहीं जाता। बातों बातों में स्पष्ट हो गया कि आनंदा का दादा रत्नप्पा सारे दिन गांव में सांड की तरह घूमता है। देसाई जी ने उसे खूब डांटा और निर्देश दिया कि वह आनंदा की पढ़ाई कल से ही शुरू करवा दे। आनंदा खेत और पढ़ाई दोनों का काम करेगा। यद्यपि दादा ने दत्ताजी राव देसाई के सामने कई दलीलें रखी, कई बातें रखी कि यह जुआ खेलता है, कंडे बेचता है, चारा बेचता है, सिनेमा देखने चला जाता है, खेलने चला जाता है, घर के काम में ध्यान न देने के अनेक झूठे आरोप दादा ने अपने पुत्र पर लगाए। लेखक ने अपने उत्तर से देसाई सरकार को संतुष्ट कर दिया। राव जी ने पूछा, तू कभी फेल तो नहीं हुआ? लेखक के मना करने पर उसे कल से पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया गया। बाद में राव साहब ने रत्नाप्पा को समझाया। दादा ने भी पाठशाला भेजने की हाँ कर दी। लेखक के दादा ने लेखक से यह वचन ले लिया कि सुबह 11 बजे तक खेत पर काम करना पड़ेगा, खेत से ही पाठशाला जाना और छुट्टी के बाद घंटा भर पशु चराना तथा काम की अधिकता पर कभी कभी छुट्टी भी लेनी पड़ेगी। लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा में गली के 2 लड़कों के अलावा सभी अपरिचित थे। सभी लड़के लेखक से कम उम्र के थे। लेखक बाहरी अपरिचित के समान बेंच के कोने पर जा बैठा। कक्षा के एक शरारती लड़के चौहान ने लेखक की खिल्ली उड़ाई और उसका गमछा छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया। बीच की छुट्टी में उसी लड़के ने लेखक की धोती की लांग खोल दी। पाठशाला के बच्चे तरह तरह से लेखक को परेशान करते रहे। इस दशा को देखकर लेखक घबरा गया, उसका मन उदास हो गया, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी माँ से कहकर एक नई टोपी और मैल खाऊ चड्ढी मंगवा ली और चड्ढी पहनकर स्कूल जाना उसने शुरू कर दिया। गणित के अध्यापक शरारती लड़कों की पिटाई करते थे, अतः कक्षा में शरारत कम होने लगी। आगे देखो बच्चों, वसंत पाटिल लेखक से आयु में छोटा था, किंतु पढ़ने में बहुत होशियार था। वह कक्षा का मॉनिटर था, स्वभाव से भी शांत था, घर से पूरी तैयारी करके आता था, पहली बेंच पर बैठता था, कक्षा में उसका सम्मान था। लेखक ने भी वसंत पाटिल के समान पूरा ध्यान
पढ़ाई पर लगा दिया। वह हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता। मन की एकाग्रता के कारण गणित धीरे धीरे समझ में आने लगा। वसंत पाटिल के समान लेखक भी लड़कों के सवाल जांचने लगा। उसकी वसंत से दोस्ती हो गई। मास्टर जी भी प्रसन्न होकर उसे आनंदा नाम लेकर पुकारने लगे। मास्टर के अपनेपन और वसंता की मित्रता के कारण अब उसका पाठशाला में मन लगने लगा। बच्चों आगे देखो। सोंदेलगेकर मराठी के अध्यापक थे। वे बहुत तन्मय होकर पढ़ाते थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी की बहुत कविताएं कंठस्थ थी। उनका गला सुरीला था। छंद और लय का उन्हें अच्छा ज्ञान था। वे कविता के साथ ऐसे जुड़ते कि अभिनय करके बच्चों को कविता का रसपान किया करते थे। अभिनय करके बच्चों को भावबोध कराते। वे स्वयं भी कविता करते थे। कभी कभी कक्षा में वे अपनी एक आध कविता सुना भी देते थे। लेखक तन्मय होकर उनकी कविता को सुनता था। जब लेखक खेत पर पानी लगाता या पशु चराता था, तब वह एकांत में कविताओं को मास्टर के हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के अनुसार गाता। मास्टर की ही तरह वह अभिनय करता। उसी समय उसने अनुभव किया कि मास्टर की तरह अन्य कविताएं भी पढ़ी जा सकती है। बच्चों आगे देखो। इन कविताओं का लेखक पर यह प्रभाव हुआ कि अब उसे पानी लगाते या ढोर चराते हुए, ढोर अर्थात पशु चराते हुए अकेलापन महसूस नहीं होता था। लेखक अपने आप में मस्त रहने लगा। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। लेखक ऊंची आवाज में कविता गाता, अभिनय करता और कभी कभी थूई थूई करके नाचने भी लगता। लेखक ने कविता गाने की अपनी पद्धति सीख ली। लेखक मास्टर की अपेक्षा ज़्यादा अभिनय से गाने लगा। कविता के भाव उसके चेहरे पर आने लगे। मास्टर को लेखक का कविता गायन इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं के बालकों के सामने उसे गवाया भी। पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया। बच्चों आगे देखो। मास्टर सोंदेलगेकर स्वयं कविता करते थे। अनेक कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वे कवियों के संस्मरण भी सुनाते रहते थे। इससे लेखक की कवियों के बारे में धारणा बनी कि कवि भी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। अतः लेखक ने सोचा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर जी ने अपने दरवाजे की मालती लता पर कविता लिखी थी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों देखी थी। इससे लेखक को लगा कि मैं भी अपने खेतों पर, गांव के लोगों पर कविता लिख सकता हूँ। अतः भैंस चराते चराते फसलों पर, जंगली फूलों पर लेखक भी तुकबंदी करने लगा। उन कविताओं को गुनगुनाता और मास्टर जी को दिखाता था। वो लेखक को कविता लिखने की इतनी धुन लगी, यदि कागज पेंसिल न होता तो कंकड़ से पत्थर की शिला पर लिख लेता या लकड़ी के टुकड़े से भैंस की पीठ पर लिख लेता। कंठस्थ होने पर उसे पहुंच देता। लेखक अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता। कभी कभी कविता दिखाने के लिए रात को ही मास्टर जी के घर पहुंच जाता। मास्टर जी उसे कविता का शास्त्र समझाते, छंद, लय, अलंकारों का ज्ञान कराते, शुद्ध लेखन के नियम बताते। लेखक को तरह तरह की पुस्तकें देते। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक गुर सिखाए, अनेक ढर्रे सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता तो मिलती ही थी, उसकी मराठी भाषा भी सुधरने लगी। शब्द का महत्व समझ में आया। अलंकार, छंद, लय आदि को सूक्ष्मता से देखने का अभ्यास बढ़ा। वह लिखते समय बहुत सचेत रहने लगा। जब शब्दों का नशा आनंदा पर चढ़ने लगा तो उसे ऐसा लगा
कि मन में कोई बाजा बजता रहता है। तो बच्चों, इस प्रकार आनंदा एक साधारण छात्र से साहित्यकार अर्थात एक कवि बनने लगा।